नमस्कार। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष सन्माननीय एकनाथराव जी गायकवाड़ द्वारा आयोजित वेबिनार में मैं एडवोकेट संजय सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी कानून, महाराष्ट्र सरकार से हम क्या चाहते हैं। आपको पता होगा कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों की कार्य की सूची बनाई गई है। उसमें जो कॉमन या कॉन्करेंट लिस्ट में मजदूर कानून भी है। इसलिए आज का विषय इस कानून के बारे में राज्य सरकार से कामगार, मजदूर और कांग्रेस की क्या अपेक्षा है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था में मजदूरों का एक समान योगदान है। ब्रिटिश काल में कपड़ा मिल मजदूरों के अधिकार के लिए 1890 में नारायणराव जी लोखंडे ने बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना की और पहली ट्रेड यूनियन 1918 में मद्रास ट्रेड यूनियन वीपी वाडिया जी ने बनाई। कांग्रेस हमेशा मजदूरों के हक और अधिकार के लिए लड़ती आ रही है। इंडिपेंडेंस के पहले भी 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 में हुई, जिसका संविधान हमारे मोतीलाल जी नेहरू जी ने लिखा था और अध्यक्ष थे उस समय लाला लजपत राय जी। 1946 में इंटर की स्थापना हुई। आपको पता होगा कि औद्योगिकरण के वजह से अनेक नई समस्या आई, मजदूरों के अधिकार सुरक्षा को लेकर अनेक प्रश्न निकले और अलग अलग सरकार ने 29 जो मजदूर कानून बनाए, उसका नरेंद्र मोदी सरकार ने उसका रूपांतर 4 कानून में किया। देश भर सभी मजदूर संगठन इस कानून के प्रावधान का विरोध कर रही है। कांग्रेस भी एक पहल कर रही है। कांग्रेस खुला मन से मजदूरों के साथ है। इसलिए इस कानून के जो परिणाम है, संगठित असंगठित कामगार हो, सरकारी निम्न सरकारी कर्मचारी हो, जो मजदूर है अलग अलग, उनके परिवार, भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या परिणाम होगा, इसकी चर्चा करने के लिए मुंबई कांग्रेस ने मजदूरों के हक और अधिकार के लिए लड़ने वाले नेताओं को यहाँ निमंत्रित किया है। हमारे साथ है आमदार और ज्येष्ठ कामगार नेता भाई जगताप जी, सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रसिद्ध वकील और कामगार नेता एडवोकेट संजय सिंघवी जी और महाराष्ट्र इंटक के उपाध्यक्ष अनिल घनाचार्य जी। मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। मैं अनुरोध करता हूं मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष और आज के वेबिनार के आयोजक सन्माननीय एकनाथराव जी गायकवाड़ से कि वो प्रास्ताविक करें। सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट संजय सिंघवी जी और हमारे के मुंबई के और खास करके कामगारों के ज्येष्ठ नेता भाई जगताप जी, इंटेक के उपाध्यक्ष अनिल घनाचार्य जी और ये सब मुंबई कांग्रेस की तरफ से जो वेबिनार का कार्यक्रम रखा है, हर महीने में अपन एक दफे वेबिनार का कार्यक्रम रखते हैं और सब जगह ट्रेनिंग भी अपने कार्यकर्ता का चली है। मेरे ख्याल से सब जिला ट्रेनिंग हो गया 2 दफे, सब एमएलए का कांग्रेस विधानसभा मतदार संघ भी ट्रेनिंग हो गया। आज का वेबिनार का कार्यक्रम होगा कि सरकार के कामगार कानून और महाराष्ट्र सरकार क्या कर सकता है, उसके लिए अपेक्षा क्या हमारी है, उसके बारे में अपनी यहाँ बहस होगी। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मुंबई नगरी ये सच में कामगार नगरी है। कामगार, मजदूर और आम जनता ये मुंबई में रहती है और बड़े बड़े हमारी इंटेक हो, आईटेक हो, बड़े बड़े यूनियन हो, ये यूनियन की तरफ से हमेशा कामगार के हक के लिए, कामगार के हक के रक्षा के लिए हमेशा मुंबई में आंदोलन हो गए। विरोध में कानून बनाया और दूसरी बाजू कामगारों के विरोध में कानून बनाया और ये कानून की वजह से यहाँ का कामगार भी विस्थापित होगा, यहाँ का गरीब आदमी को बहुत तकलीफ होगा और ऐसे कानून बनाते हैं कि परमानेंट कामगार भी या टेम्पररी कामगार बना सकते हैं। इतना बड़ा उनके प्यारे जो उद्योगपति हैं उनके लिए वो काम कर रहे हैं।
परमानेंट कामगार को भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बनाने का अधिकार कामगार क्षेत्र में देने का पहला प्रावधान किया। आपको मालूम है कि आज तक जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उसको परमानेंट बनाने का अपन काम किया। कांग्रेस सरकार ने ये हमेशा ये काम करते रहे और आज उसका उल्टा काम मोदी जी और उनके बीजेपी वाले कर रहे हैं। इसके ऊपर आज चर्चा होगी। आपको मालूम है कि संजय सिंघवी जी जो कामगार नेता भी है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी है, और हमारे भाई जगताप तो यहाँ कांग्रेस के नेता है, कामगारों के नेता है और आमदार भी है, जो हमेशा कामगारों के हक के लिए हमेशा झगड़ते हैं। और यूनियन का नेता होने के नाते वो कामगार के सभी जो कामगार विरोधी कानून है उसके खिलाफ हमेशा लड़ते हैं। दूसरे हमारे कामगार के इंटेक के उपाध्यक्ष अनिल गणाचार्य जी, वो भी आज के मीटिंग में भाषण करेंगे। और कामगार के खिलाफ कैसे कानून बना रहे केंद्र सरकार, खत्म करने का काम कैसे कर रहे हैं, यूनियन खत्म करने का कैसा काम कर रहे हैं, वो मुंबई की जनता को और मुंबई के आम जो वेबिनार में भाग लिया है, कांग्रेस के नेता है, आम लोग है उसमें, और हम महिला है, हमारी ये कांग्रेस के अलग अलग शाखा के जो हमारे कार्यकर्ता है, पेरेंट बॉडी के कांग्रेस के लोग हैं, उसके साथ जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसके लोग हैं, उसके साथ जो कांग्रेस के विभाग में जो विभागीय कमेटी है उनके लोग हैं, उसके साथ सेल के जो पदाधिकारी वो भी है। बहुत बड़े पैमाने पे सब लोग भाग लिया है और ये बहुत कार्यक्रम अच्छा हो रहा है, जिसमें करीब 10-11 हजार लोगों को तक ये कार्यक्रम पहुंच रहे हैं। और ये कार्यक्रम करने का कांग्रेस ने जो संकल्प किया है, प्रशिक्षण जो केंद्रीय हमारी AICC ने प्रशिक्षण के लिए जिस कार्यक्रम आयोजित किया है, हमने मुंबई कांग्रेस की तरफ से संदेश कोंडविलकर को उसका चीफ बनाया है और लगातार वो अपने अपने काम में जो वेबिनार आयोजित करना है, जूम मीटिंग आयोजित करना है, कार्यकर्ता का प्रशिक्षण करना है, वो हमारा कार्यक्रम चालू है। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। जो हमारे कामगार नेता है, जिनका कामगार से बहुत बड़ा सलूक है और जिनको कामगारों के अधिकार का और कानून का सब बड़ा ज्ञान है, ऐसे हमारे तीनों वक्त आपके साथ भाषण करेंगे। मैं उनका मुंबई कांग्रेस की तरफ से तहे दिल से सम्मान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और वो सच्चा जो मालूमात है लोगों तक पहुँचाने के लिए आज के वेबिनार में काम करेंगे। उनके वक्तव्य से मुंबई के आम जो मुंबई जो नगरी है, वो सच में मैं देख रहा हूँ, मैं यूथ कांग्रेस से आज तक काम कर रहा हूँ, मुंबई नगरी एक कामगार नगरी है, कामगार की बस्ती मुंबई में है और मुंबई को सजाया आगे बढ़ाया कांग्रेस का और कामगार का ही काम है। तो कामगार के नेता आज संबोधन करेंगे। मैं पहले ही बोला हूँ कि अभी प्रास्ताविक संजय कोंडविलकर ने किया संदेश में, अभी मैं आपका सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और कामगार नेता का जो वेबिनार में जो सम्मिलित हो गया है, लास्ट तक उनका जो विचार है वो आप सुनने की कृपा करें, इतना ही विनंती करके मेरी चंद शब्द खत्म करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद गायकवाड़ साहब। इसके सबसे पहला वक्ता मैं जिनको बुलाना चाहता हूँ, कामगार नेता भी है, और 1 मई को जो इंटरनेशनल लेबर डे कामगार दिन मनाया जाता है, उसी दिन उनका जन्म हुआ। ऐसे कामगार नेता कांग्रेस के विधायक भाई जगताप को मैं निमंत्रित करता हूँ जो अपना वक्तव्य करें। धन्यवाद संजय जी। सबसे पहले मैं मुंबई कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय गायकवाड़ साहब, हमारे सहयोगी और कामगारों के नेता, कामगारों के एडवोकेट सम्मानीय संजय जी, संजय सिंघवी जी, इंटेक के मेरे नेता, मेरे सहयोगी, और जिन्होंने 2 पुश्तों से ये काम
पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में कर रहे मेरे मित्र आदरणीय अनिल गणाचार्य जी, सम्माननीय संदेश जी, और इस वेबिनार में जितने भी ज्वाइन हुए हैं, मैं जानता हूं ये फेसबुक के ऊपर लाइव है, मैं ये भी जानता हूं कि ये बाकी सारे माध्यमों से ये वेबिनार देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता, सारे फ्रंटल के ऑर्गेनाइजेशन के मेरे सहयोगी, सारे सेल के मेरे सहयोगी, यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, ओबीसी सेल हो, बाकी सारे लोगों का मैं तहे दिल से आप लोग और बात जो है इसमें हेलो 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 हेलो, ये तो आवाज येतो ये तो है ना आवाज? हाँ। ये तो और इसमें सबसे पहले मैं आप सारे लोगों को ये बताना भी चाहता हूँ, क्योंकि लगातार ये कार्यक्रम पूरे देश में चल रहे हैं। ये मेरा ये 5वां वेबिनार है, और ऑल इंडिया लेवल पे भी हमारे 2 वेबिनार हो गए, जिसमें जो किसानों के खिलाफ जो कानून लाए गए मोदी सरकार के द्वारा, कामगारों के खिलाफ जो कानून लाए मोदी सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ सारी इन वेबिनारों में चर्चा हुई, और कोई बहुत सारे कार्यक्रम इसमें ये भी किए गए, शुरू किए गए। आप जानते हैं कि राहुल जी ने जो किसानों के कानूनों के खिलाफ जो मोर्चा उठाया, मोर्चा शुरू किया, पंजाब से, हरियाणा से लेके अभी वो बिहार में भी उन्हीं मुद्दों को लेके वो बात कर रहे हैं, और लोग इस बात को समझ भी रहे हैं कि इसमें सारी देश की बर्बादी होगी। देश का किसान अगर बर्बाद होता है, देश का अगर मजदूर बर्बाद होता है, तो पूरा देश बर्बादी के कगार पे है, ये सारे लोग जानते हैं। संजय जी और मैंने ये, आई थिंक दिस इज 3rd टाइम वी आर पार्टिसिपेंट टुगेदर, हम लोग साथ में यहाँ काम कर रहे हैं। और जैसे संदेश ने कहा, गायकवाड़ साहब ने कहा, ये बात बिल्कुल सच्ची है, सच्चाई है कि हमारे आजादी के पहले भी कानून थे। ट्रेड यूनियन एक्ट ही आजादी के पहले बना, और खास करके उसके बाद तकरीबन मैं केंद्र के मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन 40-42 ऐसे कानून बने टाइम एंड अगेन। जैसे जैसे वक्त आगे चलता गया, जैसे जैसे मजदूरों की जो दिक्कतें थी, मजदूरों की जो समस्या थी, उसको एड्रेस करने के लिए कानून बनाए गए। बहुत सारे कानूनों में संशोधन भी हुआ, बहुत सारे कानूनों में अमेंडमेंट भी आ गई, और आज तक जितने भी कानून बने, उसके लिए इस देश का श्रमजीवी जो है, इस देश का मजदूर जो है, उसने अपना खून और पसीना एक किया है। हमारे बहुत सारे ऐसे एडवोकेट हैं जिन्होंने वर्करों का पक्ष, चाहे छोटे कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, उनका पक्ष सही ढंग से कोर्ट के सामने रख के, बहुत सारे कानूनात में स्टे भी मिलती थी, उसमें तब्दीलियां भी होती थी। पर अब ताज्जुब इस बात का है, आज कोई भी चीज नहीं बनती है तो पिछला जो कोई पिछले कानूनों में जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उसको सुधारने के लिए होता है। ये पहली दफा हो रहा है इस देश में कि इतने 40-42 कानूनों को तोड़ मरोड़ के 4 कोड बनाए गए हैं। और एक बात मैं शुरुआत में ही हमारे सारे लोगों को बताना भी चाहता हूं, क्योंकि आरएसएस का एक एजेंडा है, भाजपा का एक एजेंडा है, और अगर मैं ये कहूं कि एनडीए का भी ये एजेंडा है, तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। वो हमेशा ये एक बात कहते हैं कि ये तो कांग्रेस ने बनाया था, हमने सिर्फ उसको लागू करने की कोशिश की है। तो मैं आप सारे लोगों को बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते भी हैं इसमें, पर जो लोग शायद जानते नहीं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो
इसकी जो बात, ये 4 करोड़ की बात कब शुरू हुई? ये कांग्रेस के दरमियान नहीं शुरू हुई, ये शुरू हुई वाजपेयी की जो सरकार थी 1999 में, वर्मा कमीशन करके जब उन्होंने नियुक्त किया था, और उन्होंने पूरा स्टडी करके पूरे देश में सारे बाकी सारे जो कोर्स है, बाकी सारे जो हमारे ये जो है बाकी जो स्थितियां है उनको लेके उन्होंने स्टडी करके अपना रिपोर्ट 2002 में तत्कालीन जो सरकार थी वाजपेयी जी की, उनको उन्होंने सबमिट किया, और 2002 में सरकार ने उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया। मतलब ये है कि ये सारा किया कराया ये पूरी तरह भाजपा सरकार का, एनडीए सरकार का, क्योंकि तभी भी एनडीए थी। तो मैं इसलिए भी कह रहा हूं, बहुत सारे कार्यकर्ता भी ज्वाइन हुए होंगे, वो भी सुनते होंगे, और हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि ये इनको आदत है, भाजपा वालों को, खास करके आरएसएस वालों को, उनके कार्यकर्ताओं, ये तो तुम्हारी सरकार थी 70 साल में, जो तुमने किया उसी को हम लोग आगे लेके चले। तो ये साफ कर दूं मैं आप सारे लोगों को, ये पूरी तरह ये पाप, ये पूरी तरह भाजपा का है, एनडीए का है, और खास करके नरेंद्र मोदी का है। इस बात को आप लोग पूरी तरह अपने दिमाग में ठूस ठूस के भरिएगा, क्योंकि आगे चल के बहुत सारा संघर्ष आपको और हम सारे लोगों को करना है। अब ऐसा है कि वेबिनार तो पूरे सारे राज्यों में हो रहे, कुछ राज्यों में हो रहे, जहां कांग्रेस शासित जितने प्रदेश है वहां वेबिनार हो रहे, वहां भी मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं, वहां संजय जी भी शायद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इसके बारे में बहुत सारी नॉलेज है आगे चलने का। मैं कानूनी दायरे की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हम ये भी आप ये समझ ले इस बात को कि इन्होंने कानून बनाए हैं, और उसके ऊपर देश के राष्ट्रपति के ये भी हुए, सिग्नेचर भी हुए। तो ये कानून लागू हुआ है, ये मैं बता दूं मैं आपको। तो अगर हम इस बात को ये समझ रहे हैं कि नहीं ये तो आने वाला है, आने वाला, जी नहीं, ये तो समझिए कि हमारे सामने, हमारे घर के बाहर वो दरवाजा खटखटा रहा है कि वो सारे कानूनात आ गए जिसमें पूरी तरह इस देश का मजदूर, पूरी तरह उसका परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। अब ऐसा है कि 4 करोड़ की तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो लंबा चौड़ा ये है, पर अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, और ये इसलिए ये आज का वेबिनार बहुत मायने रखता है कि सिर्फ हम इस तरह के वेबिनार करके क्या हम इसका विरोध कर सकते हैं? तो ये एक जरिया हुआ, क्योंकि कोविड के पार्श्वभूमि पे, कोरोना के चलते हुए पूरे देश में ये बड़ा मुश्किल होगा कि हम रास्ते पे उतर आके ऐसा कुछ करें। पर ये भी मैं बता दूं कि भविष्य में हो सकता है कि हम सारे लोगों को रास्ते पे आना भी पड़ेगा, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि बचेंगे तो और लड़ेंगे। अगर इन कानूनात की गाज अगर हमारे गर्दन पे जो रखी गई है, उससे अगर हमारा पूरा परिवार ही खत्म होता है, तो हमें मौत की क्या ये है, डर किस बात का है? डर इस बात का है, आज जो जिस तरह से इस देश में होने जा रहा है, बड़ी बड़ी जुमलेबाजी करके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये आपने बहुत बार सुना भी होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ये सारा देश में जो एक कानून का जो सिलसिला ये 4 करोड़ का चल रहा है, वो सबसे बड़ा देश के मजदूरों का नुकसान करेगा, आम आदमी का नुकसान करेगा, मेरा और आपका नुकसान करेगा। मैं बाकी सारे कोड जो है उसके बारे में तो मैं वो संजय जी भी उसके बारे में कहेंगे, क्योंकि वो ही इज अ राइट पर्सन टू नॉट ओनली say something, but he is the right person to react on this. He is the right person to show us a way out in this. We had a lot of meetings, as I discussed in the beginning itself, along with Sanjay. But मैं ये मेरे सारे पार्टिसिपेंट को भी ये बताना चाहता हूँ, आप इस बात को समझ लीजिएगा। इसके पहले एक इस तरह का एक मीटिंग, that was not a seminar or a webinar, but that was a meeting with the major
unions of this country, along with हमारे जो लेबर मिनिस्टर है दिलीप वत्से पाटिल, उनके साथ जब भी संजय जी भी थे और सारे इंटक थे, आईटक थी, बीएमएस के लोग थे, शिवसेना थी, बहुत सारे जो मेजर इस प्रदेश में काम करते, देश में काम करते, वो सारे लोग थे। तो वहां हमारी बात मेनली जो हुई, ये 4 कोड में सबसे ज्यादा डेंजरस जो कोड है वो है आईआर कोड, जो कि हमारे जो मूलभूत अधिकार है उसको तहस-नहस कर रहा है। अब ऐसा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि एक तो इम्पोर्टेंट मामला ये है, गायकवाड़ साहब ने जैसा कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर की बात की, तो कॉन्ट्रैक्चुअल तो तभी भी था, बट अब उसके आगे चल के उन्होंने फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, जिसको कहते हैं कि FTE, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, ये ऐसा एक मैं कहूंगा राक्षस मजदूरों के सामने, मजदूरों के जीवन में लाने की कोशिश ये कर रहे हैं, कोशिश नहीं उन्होंने लाया है, जिससे कि उन्होंने पूरी तरह हायर एंड फायर सिस्टम जो है इससे शुरू हो जाती है। उसमें बहुत सारी जैसे कैरेट बताया जाता है, गाजर दिखाया जाता है, इसमें दिखाया गया है क्या है वो कि भाई हमारे अभी जो कानून आता है उसमें हमारी ग्रेजुटी जो है, हमारा सोशल जो सिक्योरिटीज है उसमें हमने बहुत बढ़ोतरी की। अब वो उन्होंने क्या बढ़ोतरी की, जैसे कि ग्रेजुएट हमारा है कि कोई भी मजदूर 5 साल नहीं लगातार कहा है तो 5 साल के बाद ग्रेजुएट, इनमें उन्होंने गाजर क्या दिखा है, उन्होंने ये दिखाया है 1 साल बाद आपको ग्रेजुएट होगी। ये सुनने के लिए जो जिसका विषय में ज्यादा तो बहुत अच्छा है। आवाज तो क्या भाई जगताप है लाइन? नहीं, आप यू टेक हो। संजय जी को दे दो अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है तो। जी जी। तब मैं निमंत्रित करता हूँ एडवोकेट संजय सिंघवी जी, जो कामगार नेता भी है और सर्वोच्च न्यायालय के वकील भी है, कामगारों की कैफियत, उनके अधिकार के लिए लड़ते हैं। और बाला साहब थोरात जी जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनके साथ भी मीटिंग हुई थी, और दिलीप वलसे पाटिल जी और लेबर कमिश्नर के साथ भी एक मीटिंग हुई, उसका भी नेतृत्व उन्होंने किया था। वैसे स्टूडेंट लीडर भी रहे अपने कार्यकाल में, आज वो कामगार नेता भी है, एडवोकेट भी है, तो मैं उनको निमंत्रित करता हूँ कि अपना वक्तव्य करें। संजय सिंघवी जी। थैंक यू कुंडविलकर जी। मैं सर्वप्रथम मैं सबसे शुरुआत में इंडियन नेशनल कांग्रेस, एकनाथ जी गायकवाड़ और आप सभी नेतागण का को आभार मानता हूं कि हम लोगों ने ये मीटिंग रखी है। मेरे ख्याल से एक बहुत ही सही मौके पे हमें इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत है। वैसे मैं सीधा शुरुआत वहीं से करूंगा जहां से अभी भाई बोल रहे थे, कि वो बोल रहे थे कि हम मजदूरों की प्रति कैसे देखें और मजदूर कानून कैसे बनने चाहिए, और मैं उससे बहुत जल्द आने वाला हूं कि हम इसके ऊपर उपाय क्या देखें, क्योंकि ये मुख्य सवाल है आज के मीटिंग का कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से या महाराष्ट्र में हम ये कानूनों पे क्या उपाय ढूंढ सकते हैं। हमने कुछ विचार किए हैं, हम सामने रखेंगे, और भी लोग इस पे चर्चा करेंगे, हम जरूर इसमें से कुछ ना कुछ उपाय निकलेंगे,
ये हम हेलो, गुंजाइश रखते हैं। हेलो, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है? आई हेलो, थिंक भाई ज्वाइन हो गए हैं वापस। हाँ, यस थोड़ा सा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है शायद। तो संजय, मैं आई विल टेक अनदर 5 minutes, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज आई वांट यू टू टेक इट फॉरवर्ड। जस्ट मैं विश्लेषण इसलिए भी कर रहा था क्योंकि ये जो आईआर कोड का जो मामला है, वो हम लोग तो सारे हर रोज इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम तो सारे इससे परिचित है। मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो फेसबुक पे है और बाकी सारे लोग इस बात को सिर्फ समझे, इसकी गंभीरता को समझे। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेकिंग 4-5 minutes little more, okay? But I'll wind up my this thing within 5 minutes now. Is that okay with everyone, please? Yes, it is only because you were disconnected Yeah. that we wanted to continue it, so I took over. Please go. Perfect Sanjay, perfect Sanjay. Well, तो मैं ये कह रहा था कि ये चाहे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे इन्होंने इनको क्या है, बड़े बड़े नाम लेने की बड़ी आदत है। अब तक तो वो भाषणों में मोदी ऐसे करते थे, अभी तो उन्होंने कानूनों में भी लाया है, और वो ऐसा लाया है कि इस देश का जो संविधान है उसमें वर्कर की जो हमारी व्याख्या है वो ऑलरेडी है, और वर्कर किस प्रकार का है वो भी उसमें ऑलरेडी है। तो इन्होंने वर्कर हो, मालिक हो, चाहे देश के कोई कानूनात हो आज तक के या विश्व के सारे कानूनात हो, उसका बेस ये है कि मास्टर एंड सर्वेंट, जिसको मालिक और नौकर का जो एक रिलेशन होता है उसको जोड़ते ही ये सारे कानूनात, इन्होंने उसकी जो व्याख्या है, उसका जो डेफिनेशन है, उसी को उन्होंने बदली किया है। क्योंकि आजकल क्या है, इन्होंने जैसे एम्प्लॉयर मतलब मालिक का इन्होंने क्या किया है, अभी ये डेफिनेशन क्या किया है, किसी फैक्ट्री में अगर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, अगर कॉन्ट्रैक्चुअल है, तो उसका मालिक कौन हो सकता है? तो वो उस फैक्ट्री का मैनेजर भी उसका मालिक है, उस कॉन्ट्रैक्टर जो है जो रजिस्टर्ड है वो भी मालिक है, और जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जिसको हम कहते हैं वो भी एम्प्लॉयर है। अरे तो किससे हम लोग ये मांगेंगे, किससे हम सवाल पूछेंगे, और अगर किसी मजदूर की कोई समस्या है तो हम किससे हम बात करेंगे? तो इसमें बहुत संदिग्धता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन है, और ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें वर्किंग क्लास को, खास करके मजदूरों को बर्बाद करेगी। और इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो और उसके तहत फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट हो, अब ऐसा है कि हम ये सारी बातें कर रहे हैं, तो हम मूलभूत अधिकार जो किसी का मजदूर का है कि मैं अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूं तो मैं परमानेंट बनना चाहता हूं, क्योंकि परमानेंसी एक ऐसी बात है कि जिससे उसको, उसके परिवार को गारंटी मिलती है कि भाई मेरा बेटा हो, मेरा हस्बैंड हो, मेरा भाई हो, मेरा चाचा हो, वो किसी कारखाने में परमानेंट है, तो जाहिर है कि उसकी निजी जिंदगी के लिए यह बहुत अहम बात है। अब ऐसा है कि यह परमानेंसी आज जो आप देख रहे हैं, अभी जो इन्होंने कानून लाया है उससे तो बर्बादी तो हुई है। जैसे कि ये जो 100 कामगारों के लिए इनको परमिशन जो पहले राज्य शासन से लेनी थी, वो भी महाराष्ट्र ने शुरुआत की। मैं उसके पूरे डिटेल में नहीं जाता, बहुत सारे लोग हम में से जानते भी है। ये 300 का जो करने के बाद अभी जो महाराष्ट्र की स्थिति है, जो कि ये जो है सबसे ज्यादा इंडस्ट्री महाराष्ट्र में है आज भी, ये 300 से ज्यादा कितने वर्कर, कितने कारखानों में है आज महाराष्ट्र में, तो वो है 5,700। अभी ये 5,700 कारखाने जिसको आप कहिए 300 या 300 से ज्यादा, ये जब इम्प्लीमेंट होगा, जब इम्प्लीमेंट हो रहा है, और ये 100 का कानून जब पे जाएगा, तब इनमें से 1600 ऐसे कारखाने रहेंगे जिनके लिए वो कानून लागू होगा कि उनको परमिशन जो है ये राज्य शासन की लेनी पड़ेगी, अगर उनको क्लोजर करना है, उनको अगर बंद करना है। और सबसे इसमें भी बहुत बड़ा
Sanjay ji, kindly take over and continue. You continue and yeah. So Thank you. we'll patch Bhai in later when he joins. We'll patch him later once you're done. Okay, thank you. तो मैं पहले से ही मैंने सबके आभार तो मान लिए हैं, हम फिर से मान लिए, चल के हम आगे बढ़ेंगे। और कॉमरेड्स, ये आज जो हम सोच रहे हैं कि मजदूरों के प्रति कानून कैसे बनते हैं और किस तरीके से बनाए जाते हैं और किस तरीके से, किस दृष्टिकोण से हमें इनकी तरफ देखना है, इसके बारे में मैं 2-4 मिनट बात करूंगा और फिर सीधे डायरेक्टली ये जो बदल आए हैं और इसके बारे में हम क्या करेंगे। बात ऐसे है कि मजदूर कानून, जैसे मैंने बताया और जैसे भाई भी बता रहे थे, ये कोई किसी के दिमाग से निकले हुए या मजदूरों के प्रति किसी को कोई बहुत ही सहानुभूति की भावना आई इसलिए बने, ऐसे नहीं है। एक तो कानून पार्लियामेंट में बनते हैं, ये तो सिर्फ एक कहना है, मैं कहूँगा। कानून समाज में बनते हैं और आखिर में उसको पार्लियामेंट में रखा जाता है और पार्लियामेंट समाज में जो चल रहा है या तो उसको मान्यता देता है या अमान्य करता है। ऐसे नहीं कि फॉर इंस्टेंस इंडियन मैरिजेज एक्ट ये 1955 में आया, लेकिन उसके पहले क्या शादी नहीं होती थी, ऐसी बात नहीं है। या हिंदू मैरिज एक्ट ये 1950 में आया, उसके पहले शादियां हो रही थी। तो पहले समाज में प्रथा बनती है, बाद में कानून बनता है वो हिसाब से, और वही हिसाब से हुआ है। बोनस शुरू हुए थे 1917 से, पहले महायुद्ध के समय में वो चलते आए, बीच में बंद किए, बीच में लोग गए कोर्टों के सामने, कोर्ट ने कहा कि हाँ ये हालात में आपको बोनस देना पड़ेगा, उसके लिए स्ट्राइक हुए। अहमदाबाद के लालभाई ग्रुप के मजदूरों ने 1955 से लेकर 1960 तक मेरे ख्याल से हर साल स्ट्राइक किया है और हर साल वहां पे कुछ मजदूरों की कुर्बानी भी हुई है। तब कहीं जाके 1960 में एक बोनस कमीशन बिठाया गया और 1965 में बोनस कानून बना। सेम थिंग विद पीएफ, सेम थिंग, अलग अलग कानूनों में हम देखते हैं कि उसी तरीके से कानून बने हैं। कानून कभी किसी के दिमाग से नहीं बने या किसी ने दान नहीं किए हैं, ये समाज की जरूरतों के हिसाब से जब मजदूरों ने संघर्ष किया है तब ये कानून बने। अभी ये सरकार क्या करने जा रही है, ये सरकार कह रही है कि बहुत ज्यादा कानून है, 44 कानून है और 44 कानून कैसे कोई इसका ख्याल नहीं कर सकता, इसलिए हम इसको खत्म करके 4 कानून रखने वाले हैं। ये उनका कहना था शुरुआत में। एक्चुअली ये भी सच नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि इसके बाद मैंने एक स्टडी किया, ऐसे ही एक दिन कुछ समय था तो 2-4 घंटे निकाल के, ब्रिटेन में केंद्रीय कानून 65 से ज्यादा है। जब ब्रिटेन जैसे छोटे देश में, जहां की पूरी लोक संख्या महाराष्ट्र के करीब है, वहां पे 65 से ज्यादा है, वो ये नहीं सोचते हैं कि ये सबको कंसोलिडेट करके 4 कानून या 6 कानून बनाने हैं, लेकिन यहाँ पे सोचा जा रहा है। ये क्यों? तो हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली ये जो मालिकों की मांग थी कई सालों से कि एक तरीके से हायर एंड फायर इस देश में लाना है, हमको किसी भी तरीके से मजदूरों को परमानेंट नहीं करना है, मजदूरों की जॉब सिक्योरिटी पूरे तरीके से निकाल देने की है, इसके लिए ये कानून बनाए जा रहे हैं। ये मेरा खास कहना है, ये तो साफ है। तो हम देखते हैं कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये सिर्फ वही कानून थे, उन्हीं को कंसोलिडेट किया, ऐसी बात नहीं है। एक तो आप कंसोलिडेट करते हुए ही कोई कानून कंसोलिडेट करना इतना आसान नहीं है, और कर भी नहीं, मतलब इतना आसानी से करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अलग अलग कारण से हुए हैं। अब बोनस के लिए आप वेतन की व्याख्या क्या करोगे और रिट्रेंचमेंट के लिए वेतन की व्याख्या क्या करोगे, ये तो अलग अलग सवाल है, ये तो अलग अलग सामाजिक हालातों में उभरे हुए सवाल है, इसलिए उनके अलग अलग व्याख्या भी हो सकती है कि वेतन, बोनस के लिए वेतन की व्याख्या अलग है और रिट्रेंचमेंट के लिए ये कानून में भी मानना पड़ा। इसलिए अभी जो व्याख्या किए हैं वो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में, ये जो 4 कोड्स में से एक है वेजेस कोड जो बनाया है, उसमें जो वेतन की व्याख्या की है वही करीब 2-3 पन्ने की है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस चीज के लिए वेतन की व्याख्या ये रहेगी, इस चीज के लिए वेतन की व्याख्या ये रहेगी और इस चीज के लिए वेतन की व्याख्या ये रहेगी।
अब एक ही कानून में एक ही शब्द के आप 3 अलग अलग मतलब निकाल रहे हो, इसमें कोई अर्थ नहीं रह जाता है। फिर 3 अलग अलग कानून ही रहने देते, वही अच्छा रहता है। उसमें तीनों को एक साथ लिखने में कोई खास आपने बड़ी बात की है, ऐसे बात नहीं है। तो फिर करने क्या जा रहे थे? यहाँ पे उन्होंने हायर एंड फायर का जो पहले से एक विचार आ रहा था, ये मालिकों की तरफ से, ये उन्होंने इसमें लाया है। जैसे अभी बोला जा रहा था सेकंड लेबर कमीशन के बारे में, हम देखते हैं कि फर्स्ट लेबर कमीशन 1967 में बैठा था जस्टिस गजेंद्र गडकर के लीडरशिप में। वो कमीशन ने कैसे एक विचार किया था और ये कमीशन का कैसे विचार था, इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है, ये दिख के आता है। मैं एक सिर्फ उसका उदाहरण दे रहा हूं, एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में। जस्टिस गजेंद्र गडकर के कमीशन ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर ये एक गंदी प्रथा है, उसको पूरे तरीके से निकाल देना चाहिए अपने समाज से, और इसके लिए सरकार को कोई कदम उठाने चाहिए। और इस हिसाब से उन्होंने ही कहा था कि जो पहले से स्टैंडर्ड वैक्यूम सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, मैंने कहा था कि समाज में इंडस्ट्रियल कोर्ट ने मान लिए थे कि किस हालात में कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एबॉलिश करना चाहिए। ये कुछ तत्व बने थे, इंडस्ट्रियल कोर्ट्स ने बनाए थे, मालिक और मजदूरों के बीच में संघर्ष होके उसमें से एग्रीमेंट्स होके ये तत्व निकले थे, और यही तत्व सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडर्ड वैक्यूम के केस में माने थे। जस्टिस गजेंद्र गडकर के उन्होंने फर्स्ट कमीशन के रिपोर्ट में लिखा, और उसी के आधार पे 1970 में कॉन्ट्रैक्ट लेबर कानून बना था कि ये आधार पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबॉलिश किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। सेकेंड लेबर कमीशन ने क्या कहा? सेकेंड लेबर कमीशन ने कहा कि आजकल मजदूर की मनस्थिति ये बन गई है, मजदूरों के सोचने का तरीका ये बन गया है कि एक बार मैं काम पे लग जाता हूं तो जिंदगी भर यहीं पे काम करने वाला हूं। ये मजदूरों का मनस्थिति बदलने की जरूरत है। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मजदूरों की मनस्थिति कि मैं एक बार नौकरी मुझे मिल गई तो ये मेरी नौकरी रहेगी जिंदगी भर अगर मैं सही तरीके से वो करूंगा, ये जो मजदूर की मनस्थिति है, ये मनस्थिति उसकी बदलने की जरूरत है। ये सेकंड लेबर कमीशन ने उसके रिपोर्ट में स्पष्ट तरीके से लिखा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये तो एक फर्क था, और मालिक जो चाहते थे कि ये मनस्थिति निकल जाए कि मजदूर को जॉब सिक्योरिटी नहीं रहे, ये इसमें से लाए हैं। तो ये पहले उसमें, इसलिए मैं कहूंगा कि ये 4 जो कोड्स है उसमें कई चीजें बहुत ही खतरनाक है, लेकिन हमने सभी यूनियंस ने मिलकर इसके बारे में चर्चा की है, और बॉम्बे के, महाराष्ट्र की यूनियंस ने, ऑल इंडिया की यूनियंस ने, मैं कहूंगा कि 5 चीजें ऐसी निकाली हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। एक, जैसे भाई बोल रहे थे, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी क्या? अपने देश में कानून है कि 5 तरीके के एम्प्लॉयमेंट है, 5 तरीके के आपको नौकरी मिल सकती है। या तो आप परमानेंट हो, या तो आप टेम्पररी हो, या तो आप बदली हो, या तो आप कैजुअल हो, या तो प्रोबेशनर हो। और हर चीज के लिए कुछ ना कुछ सीमा रखी गई है। प्रोबेशनर आप 6 महीने से ज्यादा नहीं रखे जा सकते, मतलब आपकी एक जांच की जा रही है, आप प्रोबेशनर हो, आपका एक इम्तिहान लिया जा रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक हो सकता है। आप अगर कैजुअल हो तो आप सिर्फ ऐसे काम कर सकते हो जो कैजुअल तरीके के हैं। कैजुअल तरीके के काम के लिए ही कैजुअल मजदूर रखा जा सकता है। टेम्पररी मजदूर को सिर्फ तभी रखा जा सकता है जब काम टेम्पररी हो, या परमानेंट काम में टेम्पररी कुछ बढ़ोतरी आई हो, तो फिर टेम्पररी मजदूर को रखा। तो हर चीज की सीमा रखी गई। अभी उन्होंने क्या लाया है? उन्होंने, हाँ, एक चीज में से जाने के पहले, महाराष्ट्र का एक खास उसमें भूमिका रही है कि महाराष्ट्र में 1970 और 74 में ये कानून में तब्दीली करके और एक बचाव रखा था मजदूरों के लिए, और एक संरक्षण रखा था। वो था कि भले ही आप टेम्पररी हो, आपको नाम बदली दिया हो, आपको नाम कैजुअल दिया हो, या कुछ भी दिया हो, एक बार आप 240 दिन काम करोगे तो आपको परमानेंट बनाना पड़ेगा। ऐसे महाराष्ट्र ने कानून लाया था। तो ये, इसके बारे में हमें गर्व है। महाराष्ट्र ने पहले, क्योंकि महाराष्ट्र ने देखा था कि मजदूरों को कैजुअल के नाम पे सालों साल रखा जाता है, मजदूरों को टेम्पररी के नाम पे सालों साल रखा जाता है, इसलिए उन्होंने कहा कि एक बार 240 दिन भरे तो फिर उसको परमानेंट करना पड़ेगा। अभी क्या किए हैं? अभी कानून ऐसे बनाया है कि फिक्स टर्म के लिए अगर आपको शुरुआत से ही कहा जाए
जब आपको नौकरी पे लेते हैं तब कहा जाए कि आपको 1 साल के लिए या 2 साल के लिए रखा जा रहा है, तो फिर उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। आप न परमानेंट होगे, न 240 दिन के बाद, न किसी भी तरीके से। तो आपको परमानेंट होने का जो रास्ता था वो पूरा तरीके से बंद कर दिया है ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट लाने से। ऑलरेडी अपने देश में सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 94% जो मजदूर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मतलब वो उनको परमानेंट होने की कोई गुंजाइश नहीं है, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है या कैजुअल है या ऐसे कुछ है। तो 94% में से 6% जो बचे हुए थे वो भी सब परमानेंट थे, ऐसे नहीं है। अपने देश में कहा जाता है कि सिर्फ 1% मजदूर ऐसे हैं जिनको अग्रीमेंट के हिसाब से वेतन मिलता है, नहीं तो बाकी के 94% को तो मिनिमम वेज भी नहीं मिलता है और बाकी 5% को करीब करीब मिनिमम वेजेस के आधार पे वेतन मिलता है। सिर्फ 1% है जिनके कोई करार होते हैं वेतन के और मिनिमम वेजेस से कुछ ज्यादा मिलता है। ये सरकारी स्टैटिस्टिक्स है, ये मैंने बनाए हुए नहीं है। तो ऐसे हालात में अगर आप फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट लाओगे तो क्या हालत होने वाली है ये आप देख ही सकते हो कि कोई भी परमानेंट नहीं रहेगा कुछ सालों के बाद, कोई भी सभी टेम्पररी या कैजुअल या फिक्स टर्म के हिसाब से रखे जाएंगे। तो ये एक खतरनाक चीज है। उसी के साथ में उन्होंने क्या किया है, ये उन्होंने इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट जो था पहले के, स्टैंडिंग ऑर्डर जो बनती है जिसमें लिखा गया है कि आपको 240 दिन के बाद परमानेंट करना पड़ेगा, आप कैजुअल को सिर्फ कैजुअल तरीके के काम के लिए रख सकते हो। तो ये सब जो लिखा था उसी में उन्होंने ये तब्दीली करके ये कानून लाया है। साथ में उन्होंने ये कानून अभी सिर्फ जहां पे 300 मजदूर है वहीं पे लागू होगा ऐसे लिखा है, यानी उसके नीचे तो सभी परमानेंट ही नहीं होंगे, परमानेंट तरीके का यही नहीं है ऐसे उनका कहना। तो उसके अलावा उन्होंने दूसरी चीज जिसके ऊपर हमें ध्यान देनी चाहिए वो है सेटलमेंट के बारे में। आज तक सेटलमेंट ये मजदूर कानून में सामूहिक ही होता है, आप एक वर्कर के साथ सेटलमेंट नहीं कर सकते। आपको अगर सेटलमेंट करना होगा तो यूनियन के साथ में ही करना होगा, ऐसे रूल में लिखा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह बंधन कारक है। आप इंडिविजुअल वर्कर के साथ, जहां पे कोई यूनियन नहीं हो वहां पे लेबर कमिश्नर या ऐसे कोई अधिकारी आके मीटिंग लेगा खास ये चीज के लिए, वो मीटिंग में 5 लोगों चुने जाएंगे और वो 5 लोग साइन कर सकते हैं सेटलमेंट। अभी उन्होंने किया है कि हर व्यक्ति हर वर्कर साइन कर सकता है। तो इसका फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट और सेटलमेंट कोई भी साइन कर सकता है। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ यही होगा कि मालिक आपको कहेगा कि आपको 1 साल के लिए मैं नौकरी दे रहा हूं, ये वेतन पे लेना है तो लो, नहीं तो निकल जाओ। और 1 साल खत्म होने के बाद में आपको बोलेगा कि हाँ आपका काम ठीक था, इतना ठीक नहीं था, अगले साल के लिए मैं ये वेतन बोल रहा हूं, आपको लेना है तो ले लो, नहीं तो निकल जाओ। तो ये तरीके से जो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट और सेटलमेंट की व्याख्या में बदल किए हैं ये बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं। इसमें पूरे तरीके से हायर एंड फायर आ ही गया है, जब मालिक चाहे काम पे लगाएंगे, जब चाहे वो निकाल देंगे, ये बात है। तीसरा चीज उन्होंने किया है कि स्ट्राइक के ऊपर, स्ट्राइक पे जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल किया है। महाराष्ट्र में पहले से ही हमने यहाँ पे 14 दिन की नोटिस देनी पड़ती थी, लेकिन बाकी राज्यों में 14 दिन की नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं थी। आपको अगर स्ट्राइक पे जाना हो पब्लिक यूटिलिटी में सिर्फ 14 दिन की नोटिस देनी पड़ती। पब्लिक यूटिलिटी यानी कोई पानी का कंपनी हो, कोई गैस का कंपनी हो, इलेक्ट्रिसिटी का कंपनी हो, जिससे पब्लिक की असुविधा हो जाए, तो इसलिए आपको 14 दिन की नोटिस देनी पड़ती थी कि हम स्ट्राइक पे जाने वाले हैं, ताकि पब्लिक की असुविधा न हो और उनके लिए कोई पर्यायी सुविधा की जाए, इसके लिए देनी पड़ती थी। अभी उन्होंने ऐसे कानून बनाया कि हर स्ट्राइक के पहले आपको नोटिस देनी पड़ेगी। ठीक है, नोटिस देंगे, अगर वो नोटिस के दरमियान कंसिलिएशन में मैटर ली जाती है, मालिक भागेगा कंसिलिएशन, तो फिर आप स्ट्राइक में नहीं जा सकते हो। कंसिलिएशन चलेगा 45 दिन तक, उन्होंने कहा है 45 दिन खत्म होने के बाद और 14 दिन आप नहीं जा सकते हो। अगर कंसिलिएशन में सेटलमेंट नहीं होता है, फेलियर होता है, आपको आपकी मांगे मिलती नहीं है, तो फिर 45 दिन और 14 दिन के बाद के अंदर वो अगर कोर्ट में रिफर किया जाए तो भी आप स्ट्राइक में नहीं जा सकते हो जब तक, मतलब इन एसेंस हर स्ट्राइक इलीगल स्ट्राइक हो जाएगा, ऐसे उन्होंने एक कानून बनाया है। उतना ही नहीं, इलीगल स्ट्राइक तो हम पहले भी
पब्लिक यूटिलिटीज में तो जितने भी स्ट्राइक होते थे करीब करीब इलीगल ही होते थे, लेकिन इलीगल स्ट्राइक के लिए सजा क्या थी? कोई बड़ी सजा नहीं थी। कोर्ट ने कहा था कि इलीगल स्ट्राइक हो तो सरकार के हाथ में है कि उनको प्रोसिक्यूट करना या नहीं करना, और ये राज्य सरकार के हाथ में भी काफी बार आएगा। तो और इलीगल स्ट्राइक के लिए अगर प्रोसिक्यूट करके भी उनके ऊपर कोई ये करने, तो सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स है कि जनरली स्ट्राइक पे जाने के लिए किसी के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर स्ट्राइक में कोई वायलेंस हुआ हो, कुछ चीज हुई हो, तब उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ये देख लेंगे, अलग बात है। लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि इलीगल स्ट्राइक के लिए आपके यूनियन का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। तो यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ये तो बहुत ही बड़ा एक खतरनाक दंड है। चौथी चीज जो उन्होंने की है कि अपने देश में 1982 से एक कानून बना था कि जहां पे भी 100 मजदूर काम करते हैं वहां पे किसी को ले ऑफ, छटनी या क्लोजर करने के पहले आपको एक नोटिस देनी, सरकार को नोटिस देनी पड़ेगी 60 दिन की, और अगर सरकार मान्य नहीं करेगा 90 दिन की, और मान्य नहीं करेगा दोनों बाजू की सरकार सुनेगा। अगर राज्य का कंपनी हो तो राज्य सरकार, अगर केंद्रीय कंपनी हो तो केंद्र सरकार, और सुनने के बाद में अगर वो एक नतीजे पे पहुंच जाए कि ये सही नहीं है आपका क्लोजर या आपका रिटेन्मेंट, तो आपको परवाना नहीं दिया जाएगा, आपको वो वर्कर को रखने पड़ेंगे, आपको चालू रखना पड़ेगा। अभी उन्होंने किया है कि 300। इसका मतलब है, जैसे भाई ने कहा था कि 300 के ऊपर महाराष्ट्र में सिर्फ 1600 कंपनियां हैं, ऐसे उनका कहना है, सरकार का अभी हमने सुना। तो 100 के ऊपर 5700 कंपनियां थी। तो आज 5700 कंपनियों में से सिर्फ 1600 कंपनियों को ये सुरक्षा पूरे महाराष्ट्र राज्य में रहेगी, नहीं तो ये कानून किसी को लागू ही नहीं होगा बाकी लोगों। और पांचवा उन्होंने किया है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में, कि जहां पे भी 20 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम करते थे उनको लागू किया जाता था ये कानून, अभी जहां पे 50 काम करते हैं वहां पे लागू किया जाएगा। और दूसरे हाथ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबॉलिश करना हो, रद्द करना हो, तो उसके लिए हमें एक पहले सरकार के पास जाके सिफारिश करनी पड़ती थी, सरकार दोनों बाजू को बुलाता था, कमिटी बिठाता था, कमिटी तय करती थी कि ये काम में ये परमानेंट तरीके का काम है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगना चाहिए, उनको इसको निकाल दें, रद्द कर दिए। अभी उन्होंने कहा है कि सिर्फ कोर सेक्टर में आप रद्द करने के लिए बोल सकते हो। नॉन कोर का उन्होंने क्या रखा है? सभी चीजें जहां पे नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट लगते हैं, नॉन कोर यानी लोडिंग, अनलोडिंग, कैंटीन, गार्डनिंग, ट्रांसपोर्ट, साफ सफाई, स्वीपिंग, ये सबको उन्होंने नॉन कोर में डाल दिया। तो उधर कभी कॉन्ट्रैक्ट एबॉलिश ही नहीं हो सकता है और वहां पे कॉन्ट्रैक्ट लगे रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट पद्धति। तो यही जो मैंने कहा था शुरुआत में, सेकंड लेबर कमीशन का जो विचार था कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर हमें रद्द नहीं करना है, जैसे पहले से हम बोलते आए हैं। फर्स्ट लेबर कमीशन ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है, 1930 से जो फर्स्ट रॉयल लेबर कमीशन बैठा था उसने कहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट का पद्धति बहुत ही बेकार पद्धति है। तो लेकिन इसको, ये जो कॉन्ट्रैक्ट की का तरीका वो नहीं खत्म करने वाले हैं, वो जो खत्म करने वाले हैं ये मजदूर की मनस्थिति खत्म करने वाले हैं कि आप वहीं पे काम करोगे। तो ये चल रहा है। तो अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस पे आ जाए डायरेक्टली। ये 5 चीजों को केंद्रीय स्थान दे करके हम ट्रेड यूनियंस ने और महाराष्ट्र के और पूरे देश के यूनियंस ने इसके बारे में सोचा है कि कई जगहों पे राज्य सरकार भी इसके बारे में कानून बना सकती है, क्योंकि लेबर वेलफेयर ये अपने संविधान में कंकरेंट लिस्ट में आता है। कंकरेंट लिस्ट का मतलब है कि अपने संविधान में 3 अलग अलग सूचियां हैं। पहली सूची है केंद्र की सूची, जहां पे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकता है, जैसे कि डिफेंस के बारे में, फॉरेन रिलेशंस के बारे में इत्यादि। कुछ सूची है जहां पे सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकता है, जैसे कि शादी की प्रथा क्या होनी चाहिए, पर्सनल लॉज क्या होने चाहिए, ये हर जगह जगह के अलग अलग होते हैं, इसलिए ये सिर्फ राज्य सरकार उसके बारे में कानून बना सकता है, केंद्र सरकार कानून बना ही नहीं सकता। लेकिन एक तीसरी सूची है, ये तीसरी सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, और मजदूर कल्याण ये तीसरी सूची में आता है, लेबर वेलफेयर। तो लेबर वेलफेयर के लिए दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य। अगर दोनों कानूनों के बीच में क्लैश हो, दोनों में एक टक्कर हो, तो फिर केंद्र का कानून लागू होगा।
या तो राज्य को केंद्र से पर प्रेसिडेंट से परवाना लेना पड़ेगा, तब राज्य का कानून लागू होगा उस राज्य में। तो ऐसे हालात में क्या कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें छूट गई है। उदाहरण के तौर पे अभी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कहा कि ये इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर्स के कानून के नीचे बनाया गया है। अब स्टैंडिंग ऑर्डर्स का कानून सिर्फ वहीं पे लागू होगा जहां पे 300 से ज्यादा मजदूर हैं। तो महाराष्ट्र सरकार से हमारी सिफारिश है कि वो एक अलग कानून बनाए जहां पे जो 300 से कम जहां पे मजदूर काम करते हैं वैसे व्यवस्थापन में लागू होगा, और वैसे व्यवस्थापन में जो आज तक जो प्रथा चलते आई है कि 240 दिन के बाद आपको परमानेंट करना ही पड़ेगा, ये प्रथा चालू रखे वो कानून के तहत ये कर सकते हैं। क्योंकि हम कह सकते हैं कि दोनों में क्लैश नहीं है। आपका कानून सिर्फ 300 के ऊपर लागू होता है, हमारा कानून 300 से कम में लागू होता है। ये मैं खास बोल सकता हूं क्योंकि ऐसे ही चीज हमने एक केस किया था दादरा नगर हवेली में। दादरा नगर हवेली में जब स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के बारे में ही एक केस था कि दादरा नगर हवेली ने खुद का एक स्टैंडिंग ऑर्डर निकाला था, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर, और हमने कहा ये कैसे निकाल सकता है, जब केंद्र ने निकाला है वो लागू होगा हर जगह, यहाँ पे कैसे लागू हो सकता है। केंद्र का स्टैंडिंग ऑर्डर लागू होता था जहां पे 100 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं। इन्होंने स्टैंडिंग ऑर्डर निकाले हैं जहां पे 20 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं। तो कोर्ट में आके हमने कहा कि 20 से ज्यादा यानी 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो क्लैश है। लेकिन कोर्ट में आके दादरा नगर हवेली की सरकार ने कहा कि नहीं, हमारा कानून सिर्फ वहीं लागू होगा जहां पे केंद्र का कानून लागू नहीं होगा। 20 से लेकर 100 वर्कर जहां पे भी है वहां पे हमारा कानून लागू होगा। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ठीक है, इससे अगर मजदूरों को ज्यादा फायदा हो रहा है तो हमें इसमें बीच में पड़ने की क्या जरूरत है, नो इंटरिम रिलीफ, ऐसे उन्होंने कहा है। तो इंटरिम रिलीफ देने से उन्होंने रोक लिया। तो यही चीज हम लोग दूसरे कानूनों के लिए भी लागू कर सकते हैं कि जहां पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अभी लागू किया है, जहां पे 300 और 300 से ज्यादा मजदूर है, ये सोच के कि 300 से कम है वहां पे कोई भी परमानेंट नहीं होगा। लेकिन अगर महाराष्ट्र सरकार ऐसे कानून बनाए कि जहां पे 300 से कम मजदूर काम करते हैं, जैसे आज कानून है, वहां पे 240 दिन भरने के बाद आपको परमानेंट करना ही होगा, तो ये कानून जरूर बन सकता है। और हम इसकी सुरक्षा या इसका बचाव सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कर सकते हैं अपने संविधान के आधार पर। दूसरा, सेटलमेंट के बारे में हमने सोचा है कि सेटलमेंट के बारे में ये बात जरूर है, आपने कहा है कि अभी कानून बदल दिया और सेटलमेंट की व्याख्या बदल दी है और एक इंडिविजुअल वर्कर भी सेटलमेंट साइन कर सकता है, ऐसे लिखा है। एक्चुअली इसमें अर्थ नहीं है, क्योंकि आपने बहुत ही एक एलैबोरेट उस कानून में लिखा है कि रिकॉग्नाइज्ड यूनियन, मान्यता प्राप्त यूनियन कैसे बनेगी। लेकिन अगर आप मान्यता प्राप्त करने के बाद में उस यूनियन को, किसी यूनियन को मान्यता प्राप्त हो गई कंपनी में, लेकिन वो कंपनी में किसी को भी सेटलमेंट करने देंगे तो मान्यता प्राप्त करने का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। फिर मान्यता प्राप्त क्यों करे, तो ये सवाल रहेगा कि एक मान्यता प्राप्त यूनियन है लेकिन कोई भी सेटलमेंट बना सकता है, जो मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है वो भी सेटलमेंट साइन कर सकता है, तो इसमें अर्थ नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम ऐसे कानून यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि जहां पे राज्य एक चीज है कि ये सब कानूनों में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का एक व्याख्या किया जाता है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी क्या, जो केंद्रीय व्यवस्थापन है, जैसे कि रेलवेज या बैंक्स जो कई राज्यों में काम करते हैं, उनके लिए जो रूल्स है, नियम है, कानून के नीचे, हर कानून के नीचे नियम बनते हैं। ये नियम सिर्फ केंद्र सरकार बना सकता है। लेकिन जो व्यवस्थापन है जो एक ही राज्य में है, उनके लिए नियम राज्य सरकार बना सकता है। तो राज्य सरकार, हम महाराष्ट्र सरकार से गुजारिश करते हैं कि क्यों न राज्य सरकार ऐसे नियम बनाए कि सेटलमेंट को अगर रजिस्टर करना हो किसी इंडिविजुअल वर्कर का भी, आपने बनाया है वो कानून, तो सेटलमेंट को रजिस्टर करने की प्रक्रिया क्या रहेगी ये हम नियम से बनाएंगे। और वो प्रक्रिया ये रहेगी कि जब तक ये सेटलमेंट सही है, ऐसे मान्यता जो मान्यता प्राप्त यूनियन है उसको नहीं देता है, तब तक वो रजिस्टर नहीं किया जाएगा सेटलमेंट। ऐसे नियम तो बना सकते हैं तो फेयर एंड प्रॉपर बने। इसी तरीके से स्ट्राइक के बारे में नियम बना सकते हैं, क्योंकि स्ट्राइक के बारे में भी जो कानून उन्होंने बनाया है कि उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। रजिस्ट्रेशन कौन कैंसिल करने वाला है, राज्य सरकार।
तो राज्य सरकार एक पॉलिसी बना सकता है कि सिर्फ स्ट्राइक पे जाने के लिए हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करने वाले हैं। अगर स्ट्राइक के दरमियान कोई वायलेंस वगैरह हुआ तो फिर सवाल है, अलग है, वो हम सोचेंगे, वो अलग बात। या ले ऑफ रिट्रेंचमेंट वापस उन्होंने 300 के ऊपर ही लागू किया है, तो राज्य सरकार जरूर ऐसे कानून बना सकता है कि जहां पे 300 से कम मजदूर है वहां पे जो पहले लागू होता था उसी तरीके से लागू होगा 100 से 300 तक। तो ये तरीके से राज्य सरकार कई ऐसे कानून बना सकता है हमारे हिसाब से। उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में भी, पहले जहां पे 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम करते थे वहां पे कानून लागू होता था, अभी उन्होंने 50 किया है। तो क्यों ना राज्य सरकार एक अलग कानून बनाए कि जहां पे 20 से 50 तक कॉन्ट्रैक्ट मजदूर काम करते हैं वहां पे ये कानून लागू होगा, वहां पे उनको सेम वेतन दिया जाएगा। या इवन जहां पे 50 से ज्यादा काम करते हैं वहां पे लाइसेंस के नीचे, लाइसेंस देते वक्त उसके क्या शर्त रहेंगे, क्या कंडीशंस रहेंगे, ये राज्य सरकार तय कर सकता है जहां पे वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। तो शर्त देते हुए राज्य सरकार ये जरूर लिख सकता है कि हाँ ठीक है, आपको कॉन्ट्रैक्ट का लाइसेंस दिया जा रहा है लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट मजदूर को वही वेतन दोगे जो परमानेंट मजदूर को दिया जाता है। ये ऑलरेडी है रूल्स में आज भी, तो वही रूल क्यों ना राज्य सरकार फिर से बना सकता है। तो यही हम कह रहे हैं कि ऐसे कई कानून है, ऐसे कई रूल्स है जिसके हिसाब से राज्य सरकार मजदूरों का संरक्षण कर सकता है। और हम महाराष्ट्र में ये बात कर रहे हैं, मुझे गर्व है क्योंकि इस चीज का मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा कि तिलक के को जब कारावास हुआ था तो मुंबई के मजदूरों ने 8 दिन का स्ट्राइक किया था। जब गांधी जी ने कहा था कि विदेशी माल को बॉयकॉट करो तो बाबू गेनो ने मुंबई में बलिदान किया था। जब नौसैनिकों का विद्रोह हुआ था बंबई में तो मुंबई के मिल मजदूर रास्ते पे आए थे उनके मदद के लिए। तो हमें ये चीजें भूल के नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में पहले से ही अलग अलग कानून जो यहाँ पे बने हैं वो देश भर में बाद में लागू हुए। भले ही हम ये बोर्ड का कानून ले जहां पे पोर्ट्स का, पहले से पोर्ट से शुरू हुआ जो महाराष्ट्र और दूसरे जगहों में भी था, लेकिन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में पहले लागू हुआ, उसके बाद में माथाड़ी कानून यहाँ पे लागू हुआ, जैसे केरला में भी था, लेकिन महाराष्ट्र केरला ये पहले के राज्य थे। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस ये सिर्फ महाराष्ट्र में लागू हुआ है। 240 दिन का कानून पहले महाराष्ट्र में लागू हुआ है, फिर दूसरे कुछ राज्यों ने महाराष्ट्र से पिकअप किया है। तो महाराष्ट्र का पहले से ही इसमें एक पहलकदमी रहा है। तो हम ये जरूर गुजारिश करेंगे और ये जरूर हमारे इच्छा है और हमारी उम्मीद है कि ये इसी तरीके से महाराष्ट्र सरकार इस सवाल को आगे लेते जाएगी। और हम उम्मीद रखते हैं कि हम साथ में मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ाई ऑफकोर्स रास्ते पे तो करने ही वाले हैं सभी ट्रेड यूनियंस के। ये जो जिस तरीके से आपने कानून लाए हैं, एक तो इसके पहले जितने भी कानून बने हैं मजदूरों को कॉन्फिडेंस में लेके बने हैं, मजदूरों के साथ में चर्चा लेके बने हैं। आईएलओ का जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन 78, उसमें लिखा है कि मजदूरों को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है कानून बनाने के पहले, मजदूर कानून बनाने के पहले। लेकिन ये कानून ये सरकार ने 2015 से लेकर आज तक एक भी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ही नहीं बुलाया। 1942 से हर साल होते आया है इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, लेकिन ये सरकार ने 2015 से आज तक एक भी मीटिंग नहीं ली है इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में साल में एक बार मिलके मजदूर के प्रतिनिधि, मालिकों के प्रतिनिधि और सरकार मिलके चर्चा करते हैं सब पॉलिसी के बारे में, लेकिन ये सरकार ने एक भी मीटिंग नहीं ली है। तो ये हम जानते हैं कि इसके खिलाफ तो रास्ते पे एक आंदोलन होने ही वाला है, लेकिन साथ ही साथ ये हम तो चाहते हैं कि पूरे तरीके से ये कानून निकल जाए। और मैं जानता हूं कि मेरे जो कांग्रेस के ट्रेड यूनियन साथी हैं वो भी चाहते हैं कि ये कानून निकल जाए, लेकिन साथ ही साथ जहां तक ये कानूनों का प्रभाव को, अगर ये कानून के प्रभाव को किसी तरीके से राज्य सरकार के कानूनों के द्वारा हम मजदूरों के ऊपर भार कम कर सकते हैं, तो हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ये मजदूरों के आह्वान का दाद देगा, इसकी तरफ, हमारी तरफ देखेगा। और इसके लिए मुझे ये आपके सामने कहने के 2 वक्त कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी को। संदेश बोला भाई। हाँ, संजय, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को सबके सामने रखा
जो बातें हमारी लेबर मिनिस्टर के सामने हुई थी उन्हीं बातों को लेके आप आगे चले, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि महाराष्ट्र ने जितने भी कानूनात बनाए हैं, और इसलिए हम प्राउडली कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार, ये महाराष्ट्र राज्य ये लोक राज्य है, लोगों के लिए बना हुआ राज्य है। आपने जो जिक्र किया, जितने भी आंदोलन हुए उसमें मजदूर रास्ते पे आया। सबसे बड़ा आंदोलन तो जैसे तिलक जी से शुरुआत हुई, सबसे बड़ा आंदोलन तो महाराष्ट्र की निर्मित, संयुक्त महाराष्ट्र की निर्मित जो हुई, उसमें जो 106 जो हमारे जो शहीद है, उनमें से 92 वर्कर है, 92 वर्कर है। ये हकीकत है और ये इतिहास है इस देश का, इस प्रदेश का। तो मैं आपका शुक्रिया इसलिए भी अदा करूंगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट और भी करूंगा। जो उस दिन अपनी बात हुई थी, मुख्यमंत्री जी मोस्टली ये आने वाले वीक में 8-10 दिन में शायद अपनी एक मीटिंग, जो अपनी बात हो रही हुई है, तो एक मीटिंग मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। पर उसमें जैसे आज हुआ है, जो मुंबई कांग्रेस ने किया है, टू द पॉइंट बात हुई। नहीं तो होता यूं है कि सारे ट्रेड यूनियनिस्ट है तो वो अपनी अपनी बात रिपीटेडली कहते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं ये कहूंगा, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, शायद आपको लेबर कमिश्नर ने भी आपको वही कहा है, और अपनी जो कमिटी बनी हुई है, जो संयुक्त समिति जो बनी है, उसमें भी शायद ये बात हुई है कि एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होता है ना, ये इन 5 मुद्दों को लेके संजय अगर हम तैयार कर सके, क्योंकि आखिर में मुख्यमंत्री होता है। अगर हम भाषण करते रहेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होगा, हल नहीं निकलेगा। तो ये चीजें जो महाराष्ट्र ने इसके पहले की है, बावजूद के उसके केंद्र के कानूनात है, जैसे कंकरेंट लिस्ट की आपने बात की, जैसे हमने रूल की बात की, तो हम क्या क्या कर सकते हैं जिसका जिक्र अभी आपने किया, उन्हीं उसका एक पीपी प्रेजेंटेशन हम लोग तैयार करें। और जब भी मुख्यमंत्री जी की मीटिंग होगी तो आप सारे लोगों को तो इत्तला होगी, आपको बताएंगे ही। और उस वक्त भी हम इसी तरह करें कि जो एक 2-3 लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन करें, और जैसे आपने आज इस सेमिनार को, आज खास करके वेबिनार को आपने एक, मैं तो ये कहूंगा कि 4 चांद लगा दिए बिल्कुल। और ये हमेशा हमारा ये रहा कि हमारी पहल रही, चाहे एक मजदूर के लिए हो, चाहे हजारों मजदूर के लिए हो। तो मैं ये बिल्कुल आपसे सहमत हूँ और सारे लोग सहमत रहेंगे। पर ये पावर प्रेजेंटेशन आप तैयार कीजिएगा संजय जी, और फिर इसको हम विल टेक इट फॉरवर्ड टू द सीएम ऑफ महाराष्ट्र। एंड एज यू राइटली सेड कि कंकरेंट लिस्ट में जो हम कर सकते हैं, जो इसके पहले किया भी था, वो हम सब करने की कोशिश करेंगे। थँक यू सो मच. थँक यू. संदेश गणाचार्य बोलतील मला वाटतं. इंटकचे महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष सन्माननीय अनिल गणाचार्य आपलं मनोगत व्यक्त करते. अनिल जी को अनम्यूट कीजिए. हॅलो. हा, आवाज येतोय तुमचा, बोला. आला. आजच्या आपल्या सभेचे अध्यक्ष आणि मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष आदरणीय एकनाथ गायकवाड साहेब, त्याचप्रमाणे आजच्या आपल्या ह्या वेबिनारचे वक्ते आणि प्रमुख, ह्या कायद्यावरती मार्गदर्शक आमचे मित्र ॲडव्होकेट संजय सिंघवीजी, त्याचप्रमाणे आपले काँग्रेसचे नेते, कामगार नेते, आमदार, आमचे मित्र भाई जगताप, आणि उपस्थित असलेले सर्व ब्लॉक प्रेसिडेंट, जिल्हा प्रेसिडेंट, काँग्रेसचे सर्व कार्यकर्ते आणि सर्व पदाधिकारी. आज ह्या विषयावरती बोलण्यासाठी आता माझ्यासाठी काहीच ठेवलेलं नाहीये, कारण भाई जगताप यांनी आणखीन सिंघवींनी सर्व सविस्तरपणे सगळ्या गोष्टी मांडलेल्या आहेत. लेबर कमिशनरच्या इथे ज्यावेळेस आपल्या राज्याचे कामगार मंत्री माननीय दिलीप वळसे पाटील साहेब आले असताना कामगार संघटना कृती समितीच्या वतीने
या सर्व नेत्यांनी त्यांच्याबरोबर चर्चा केली आणि माननीय मंत्री महोदयांनी देखील मान्य केलं की महाराष्ट्र सरकार ह्या कामगार कायद्याबाबत जरूर विचार करेल. कारण केंद्राने हे जे कायदे बनवलेले आहेत, पूर्वी जे 44 कायदे होते ती त्याची तोडमोड करून ह्या 4 कायद्यांमध्ये रूपांतर केलं. आता हे खरे कायदे काय आहेत हे मी जरा इथे जी मंडळी जमलेली आहे त्यांच्या फक्त माहितीसाठी सांगतो, कारण मला परत परत आता हे रिपीट करायचे नाही ह्या सगळ्या गोष्टींवरती. 4 मेन कायदे गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यामध्ये 2019 साली वेज कोड पास करण्यात आला लोकसभेमध्ये. त्याच्यानंतर गेल्या महिन्यामध्ये सप्टेंबरमध्ये 2020 मध्ये हे 3 कोड पास केले. हे 3 कोड काय आहेत? इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड म्हणजे औद्योगिक संबंध सही. मग हिंदी में बात करूं क्या, मराठी चलेगा? हॅलो, बोला, आता सुरू ठेवा, तुमचा फ्लो सुरू ठेवा, कारण त्याचं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड हा एक कायदा पास झाला. त्याच्याबरोबर सोशल सिक्युरिटी कोड हा दुसरा कायदा पास केला आणि तिसरा कायदा ऑक्युपेशनल सेफ्टी हेल्थ अँड वर्किंग कंडिशन. तर ह्या 3 कायद्यामध्ये काय गोष्टी आहेत ह्या सिंघवी साहेबांनी आपल्या समोर मांडलेल्या आहेत आणि त्याच्यावरती आपल्यावरती काय परिणाम होणार आहे, काय वाईट परिणाम होणार आहे तो देखील त्यांनी सांगितला. कारण हे जे 44 कायदे आपण जे मिळवलेले आहेत ते 125 वर्ष संघर्ष केलेला आहे, आपण आंदोलन केलेलं आहे, कामगारांनी त्याच्यासाठी रक्त वेचलेलं आहे, आपण लाट्या खाल्ल्या, गोळ्या खाल्ल्या आणि त्यावेळेस कुठे आपल्याला हा कायदा आपण मिळवू शकलो. पण मोदी सरकारने एका झटक्यामध्ये त्यांची मेजॉरिटी असल्या कारणाने हे सगळे कायदे बर्बाद करून टाकलेले आहेत आणि कामगारांना त्यांनी रस्तो मिळवलेला. आता याच्यामध्ये मला एक अशी सूचना करायची होती की लोकसभेमध्ये जसा किसान कायदा आणि हे कामगार विरोधी कायदा पास झालाय, तर पंजाब गव्हर्नमेंटनी किसान कायद्यावरती त्यांनी त्यांचे नियम बनवलेत आणि सरकारने ते पास केले. आता मगाशी सिंघवी साहेबांनी देखील सांगितलं की महाराष्ट्रामध्ये आपण कोणते कायदे आपण संमत करू शकतो. आपल्या इथे पूर्वी MRTU कायदा होता, PULP ऍक्ट वगैरे होता, ते महाराष्ट्र सरकार आहे आज, म्हणजे ते महाराष्ट्र सरकारने केलेत आणि ते कामगारांच्या फायद्याचे. तसेच हे कायदे आपण अजून त्याच्यामध्ये थोडासा तब्दील करून आपण कामगारांना काय फायदा मिळता येईल ते आपण करूया. याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट फक्त नमूद करू शकतो की सिंघवी साहेबांकडून सांगायचं राहून गेलं की रेकॉग्निशन युनियन पूर्वी काय असायचं की 30% जास्त ज्यांच्याकडे मेजॉरिटी असायची त्यांना आपण कायद्याने रेकॉग्निशन मिळायचं. पण आता ते त्यांनी 30% वरून 51% नेलेलं आहे. म्हणजे तुमच्याकडे कमीत कमी 51% जर लोक असतील सगळे कामगार मिळून तरच तुम्ही तिथे ते रेकॉग्निशन मिळू शकतात आणि एक रेकॉग्निशन काउन्सिल म्हणून तुम्हाला ते मालकाशी किंवा कोणाशी ती वाटाघाटी करून तुम्ही ऍग्रीमेंट करू शकता. हे महत्वाचं त्यांनी हे केलेलं आहे. संपाबद्दल देखील त्यांनी सांगितलंय की संप करणं आता किती कठीण होणार आहे. आता सगळे उद्योग, दुसरी एक गोष्ट मला सांगायची होती, या लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये आपलं कामगारांचं किती नुकसान झालं, स्थलांतरित आपले कामगार कसे झाले. म्हणजे या सरकारनी एका रात्रीमध्ये लॉकडाऊन केलं, काही लोकांना संधी दिली नाही, लोक आपले किती रस्त्याने जाते वेळेस वारले, त्यांना किती त्रास झाला. त्याचप्रमाणे अजून एक गोष्ट मी सांगू इच्छितो की आता मुंबई काँग्रेसने आज हा वेबिनार हे केलेला आहे. तर इंटक ही एक ऑर्गनायझेशन अशी आहे की आपल्याला माहिती आहे की फ्रंटल ऑर्गनायझेशन काँग्रेसचे 4, जसे युवक काँग्रेस आहे, महिला काँग्रेस आहे, NSUI आहे, तसंच इंटक देखील ही काँग्रेसची संघटना आहे. आणि या संघटनेसाठी मजबूत करण्यासाठी आपण जे काँग्रेसचे सभासद आहेत त्यांनी सगळ्यांनी सहकार्य करायला पाहिजे. आज मुंबईमध्ये इंटकचे जवळजवळ 2.5 लाख सभासद आहेत, महाराष्ट्रामध्ये 15.5 लाख सभासद आहेत आणि देश पातळीवरती 3.35 कोटी सभासद आहेत. म्हणजे इंटक ही या देशामधली सगळ्यात मोठी संघटना आहे.
HMS आहे, BMS आहे, ह्या सगळ्या इंटकच्या नंतर येतात. आणि या ज्या केंद्रीय संघटना, आपल्या ज्या 13 संघटना आहेत, ह्या 13 संघटनेचं नेतृत्व इंटक करतं. त्याच्यामुळे काँग्रेसवाल्यांनी सगळ्यांनी इंटकला सहकार्य करा. आता पुढच्या महिन्यामध्ये या सगळ्या कामगार संघटनेच्या वतीने 23 नोव्हेंबर रोजी देशव्यापी संप करायचं ठरलेलं आहे. या कामगारांच्या आपला जो कायदा पास 26 नोव्हेंबर रोजी. माझं असं आव्हान राहील की ज्या वेळेस आपण हा औद्योगिक संप करू त्यावेळेस मुंबई काँग्रेसच्या वतीने, महाराष्ट्र काँग्रेसच्या वतीने सगळ्यांनी ह्या संपाला सहकार्य करा. आणखीन कामगार कायदे पुन्हा कसं आपल्याला शांतता निर्माण करता येईल आणि एकजुटीने आपल्याला कसं पुढे जाता येईल त्याच्यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करूया. एवढंच बोलून मी माझे 2 शब्द समाप्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद अनिल जी. मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ. आपको सबको पता होगा कि मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा किसान विरोधी जो कानून बनाया गया उसके खिलाफ एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू है. लेकिन मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष सम्माननीय एकनाथ जी गायकवाड़ ने उसमें जो मजदूरों के कानून भी है उसके बारे में भी एक आंदोलन छेड़ा है. और उसी के नजर में आज का वेबिनार हमने रखा है कि कामगार की नगरी है और इसको एक इतिहास है. इसके लिए वेबिनार तो गायकवाड़ जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक पूरा मूवमेंट 8 तारीख तक थिंक सो संदेश जी डिस्कनेक्ट हो गया. उसमें सभी हमारे सोशल मीडिया के डिपार्टमेंट के आशीष जोशी हैं और रुद्रेश कोल जी है, उनकी पूरी टीम है. हमारे सभी जिला अध्यक्ष, फ्रंटल यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, NSUI, इंटक के लोग हैं. हमारे सभी फ्रंटल डिपार्टमेंट से मुंबई कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं. और सभी माजी आमदार, नगर सेवक, माजी नगर सेवक, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं. चलो ठीक है. So it's over, right? Rudresh? Yes sir.